हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मून एंड स्टार चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी सब्जेक्ट है हमारा, और हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिबेट फॉर कास्ट रिफॉर्म, सेकंड है कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स, और थर्ड है इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। स्टार्ट करते हैं। जो ये आप वर्ड देख रहे हो, वर्ण, ये एक वर्ना या वर्ण, ये एक रिलीजियस वर्ड होता है कास्ट के लिए। कास्ट सिस्टम, या जिसे हम कास्टिज्म भी कहते हैं, वो एक सोशल सिस्टम है जो कि रिजिड बर्थ की रिजिड डेस्टिनेशन पे बेस है। ये बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन पे और बर्थ पे नहीं। ईच वर्ना ईच वर्ना हैड सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स। हर वर्ण की सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं और राइट्स होती हैं। फोर कास्ट्स हैं जो कि हिंदुइज्म में हैं, और ईच कास्ट मैनी कम्युनिटीज़ में डिवाइड है। इन कम्युनिटीज़ को जाति कहते हैं। कास्ट सिस्टम क्रिश्चियंस में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, सिख्स में। अभी तो हिंदुइज्म का पढ़ा था, है ना। मतलब ये बता रहा है कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म के अलावा क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सिख्स में भी होता है। कास्ट सिस्टम सोशल ग्रेडेशन क्रिएट करता है, जिससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है। जो हमारी सोसाइटी का सबसे बुरा फीचर है वो है अनटचेबिलिटी। सोसाइटी अनटचेबल्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है। अनटचेबल्स का सोसाइटी में कोई राइट नहीं होता। उन्हें किसी भी बात पे बोलने का हक नहीं है। इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो एटीट्यूड होता है अनटचेबल्स के लिए, वो बहुत बुरा होता है और स्ट्रिक्ट होता है। अनटचेबल्स को पॉल्यूटिंग पीपल की तरह देखा जाता है, और उन्हें अलाउ भी नहीं होता कि वो कुएं वगैरह से पानी भी ले सके, जो कि हायर कास्ट के लोग यूज़ करते हैं। उन्हें सिटीज़ में और विलेजेस में जाना अलाउ नहीं होता फ्रीली। पीपल जो होते हैं हायर कास्ट के, वो एडवाइस देते हैं अनटचेबल्स को कि वो कुछ चीज़ ना छुएं, और वहाँ पर ना आए, अपनी शेडो ना गिराएं, क्योंकि जो उनकी शेडो होती है वो भी सोर्स ऑफ डिफाइलमेंट है ना। क्योंकि जो अनटचेबल्स को भी बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, तो उनकी शेडो को भी ऐसे ही करेंगे। मतलब वो ये कहते हैं हायर कास्ट वाले कि तुम यहाँ मत आओ, मतलब ना तो तुम कुछ छुओ और ना ही तुम यहाँ अपनी परछाई भी दिखाओ। मॉडर्न टाइम्स में मैनी अनटचेबल्स कन्वर्ट हुए थे अदर रिलीजन्स में, क्योंकि उन्हें कोई होप नहीं दिख रही थी इन स्टिकिंग विद देम कास्ट। ठीक है, तो उन्हें कोई होप नहीं दिख रही थी। तो अब हम पढ़ते हैं कास्ट रिफॉर्म के लिए डिबेट। 3 टॉपिक्स हैं। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिबेट फॉर कास्ट रिफॉर्म। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को कंडेम्ड किया है सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने। देखो कास्ट सिस्टम एक सोसाइटी में डिवाइड है सेवरल ग्रुप्स में, और एंड ब्रीड डिस्ट्रस्ट एंड रिसेंटमेंट। ये प्रमोटेड है डिसयूनिटी, डिस्ट्रस्ट और कास्ट प्रीजुडिस से अमंग द पीपल। कास्ट सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन का सोशली प्रिविलेज्ड कास्ट्स के हैंड्स में। जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं और वेल्दी मर्चेंट्स होते हैं, वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। कास्ट सिस्टम जो है
deprived thousands of people for their right to live with dignity and honor. Means caste system, अब कास्ट सिस्टम से क्या होता है कि जो हज़ारों लोग हैं जो अपने हक के लिए जीते हैं डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ, तो कास्ट सिस्टम से ये चीज़ नहीं हो पाती। अब जैसे अनटचेबल्स की बात की हमने कि अनटचेबल्स को नहीं होता ये राइट, तो हायर कास्ट वालों को होता है पर अनटचेबल्स को नहीं होता, जो लोअर कास्ट के होते हैं उनको नहीं होता। तो कास्ट सिस्टम से ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ये ह्यूमिलेटिंग और इनह्यूमन प्रैक्टिस होती है, मतलब बहुत बुरी प्रैक्टिस होती है। कास्ट सिस्टम की वजह से लोग डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे सब कहते हैं कि लोगों में यूनिटी होती है, लेकिन कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों को वेरियस जातीज़ में, कास्ट में और सब कास्ट में डिवाइड किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर का, जो है कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब जो ये कास्ट सिस्टम चल रहा था, तो इसको आप कह सकते हो इसको ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट्स उठाई गई थी, और किसने ये सब मूवमेंट्स की थी, तो स्टेप्स लिए थे इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं that the reforms were necessary to uproot these evils was realized by the reformers of India. अब जो ये रिफॉर्म्स थी, जो रिफॉर्म्स थी वो नेसेसरी थी इन एविल्स को हटाने के लिए, इन एविल्स को टू अपरूट, जो कि रियलाइज़ की गई थी कुछ इंडिया के रिफॉर्मर्स से। तो देखो इंडियन लीडर जो कि अब कंट्रीब्यूट करते हैं अपना सपोर्ट जिससे कास्ट सिस्टम इरेडिकेट हो, वो है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, वीरसालिंगम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एट्सेट्रा। महात्मा ज्योतिराव फुले जो कि 1827 से 1890 तक थे। मैंने गलत बोल दिया। जिनका जो कि 1827 ईयर में 1827 को बॉर्न हुए थे और 1890 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो है महात्मा ज्योतिराव फुले। उनकी पिक्चर भी आपको दिख रही। तो ज्योतिराव फुले 11 अप्रैल 1827 को बॉर्न हुए थे। 1840 में उनकी शादी हो गई थी सावित्री बाई के साथ। उन्होंने गर्ल्स के लिए फ़र्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था पुणे में 1848 ईयर में। वो एजुकेशन एडवोकेट करते थे वुमेन को, फीमेल स्टूडेंट्स को, शूद्र कम्युनिटीज़ से। उन्होंने इस्टाब्लिश की थी इंस्टीट्यूट्स जैसे कि पुणे फीमेल नेटिव स्कूल्स। उन्होंने प्रिपेयर किया था कि उनकी वाइफ गर्ल्स स्कूल में पढ़ाए। उन्होंने एनकरेज किया कि विडोज़ जो होती हैं फिर उनको रीमैरिज भी कर सकती हैं। और उन्होंने इस्टाब्लिश किया सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को। ज्योतिबा फुले वॉज हॉनर्ड विद इट। उन्हें टाइटल दिया गया था महात्मा का, उनके काम के लिए और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए। उन्होंने अपनी मनी पब्लिक और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंड की थी टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैड नो मनी टू बाय मेडिसिन। और उनके पास मेडिसिन खरीदने के लिए भी मनी नहीं थी ड्यूरिंग हिज लास्ट टर्मिनल इलनेस। मतलब जब वो बीमार थे तो इसलिए क्योंकि उन्होंने मनी स्पेंड कर दी थी पब्लिक और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसलिए उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं बचे जब वो मतलब इलनेस थे, मतलब जब वो बीमार थे। अब है वीरसालिंगम जो कि 1848 को बॉर्न हुए थे और 1919 को उनकी डेथ हो गई थी। तो कंदूरी वीरसालिंगम एक सोशल रिफॉर्मर थे आंध्र प्रदेश के। वीरसालिंगम 16 अप्रैल 1848 को बॉर्न हुए थे राजमुंदरी में, और उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया था और वो इंग्लिश और संस्कृत उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। उनकी फ़र्स्ट जॉब थी कि वो एक टीचर थे कोरंकी विलेज में। उन्होंने गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था धोलाईस्वरम में।
1874 में वुमेन्स एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी, जो वुमेन की अपलिफ्टमेंट की वजह है सोसाइटी में। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में, और उन्होंने फर्स्ट विडो रीमैरिज ऑर्गेनाइज़ की थी एरिया में 11 दिसंबर 1881 को। एप्रिसिएशन में उनके वर्क के एप्रिसिएशन में गवर्नमेंट ने उन्हें राव बहादुर का टाइटल दिया था 1893 में। उसके बाद उन्होंने एक विडो होम इस्टेब्लिश किया था। उनका जो वो एक क्रूसेडर थे, और वो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द मेंबर्स, मतलब एक मेंबर थे फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो फिर वो एक क्रूसेडर थे और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग, जो कि हेल्ड हुई थी 1885 में। उनकी डेथ हो गई थी 27 मई 1919 को। अब पढ़ते हैं श्री नारायणा गुरु। श्री नारायणा गुरु एक सेज और सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के। उनका जन्म 22 अगस्त 1856 को हुआ था केरला में फैमिली में, और वो संस्कृत और आयुर्वेदा टीच करते थे। ही वॉज बॉर्न, वो इज़ावा फैमिली में बॉर्न हुए थे, और उन्हें अनटचेबल कास्ट में गिना जाता था। और नारायण गुरु ने कई टेम्पल्स बनाए थे, और उन्होंने पोएम्स कंपोज की थी पॉपुलर हिंदू डिटीज़ की प्रेस में। नारायण गुरु ने स्कूल्स और टेम्पल्स इस्टेब्लिश किए थे, जो कि सारी कास्ट के लिए थे। उन्होंने कहा 1 रिलीजन 1 कास्ट और 1 गॉड है मैनकाइंड के लिए, मतलब एक ही रिलीजन है, एक ही कास्ट है और एक ही गॉड है मैनकाइंड के लिए, लोगों के लिए। मतलब ईवी रामस्वामी नायकर एक रिफॉर्मर थे तमिलनाडु के। उन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। पेरियार नायकर का मतलब है ग्रेट वन। उनका जन्म सितंबर 1879 में हुआ था इरोड, तमिलनाडु में। रामस्वामी नायकर एक पिलग्रिमेज गए थे वाराणसी टू रामस्वामी नायकर वेंट ऑन pilgrimage to Varanasi to worship in the famous शिवा टेम्पल काशी विश्वनाथ इन 1904। मतलब जो रामस्वामी नायकर थे वो वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू वाराणसी, जिससे वो फेमस शिवा टेम्पल में वर्शिप कर सकें, और जो कि काशी विश्वनाथ 1904 में। रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी 1919 में। ही वांटेड राइट्स टू एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्हें राइट्स की ज़रूरत थी टेम्पल्स में जाने के लिए। उन्होंने वेडिंग एडवोकेट की थी बिना ब्राह्मण प्रिस्ट के, और उन्होंने टेम्पल एंट्री भी ले ली थी फोर्सिबली। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया था 1925 में टू टेक मेजर्स इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। तमिल जर्नल कुदी अरासू वॉज फाउंडेड बाय हिम। उन्होंने फाउंड किया था 1924 में इन ऑर्डर टू प्रोपगेट हिज आइडियाज़। और इन्फ्लुएंस ऑफ अब रामस्वामी नायकर्स की फ़िलासफ़ी का इन्फ्लुएंस एविडेंट था। पॉलिटिकल डिसीजंस और सोशल इम्पैक्ट तमिलनाडु के में, और वो उनकी डेथ हो गई थी 1973 में। अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इंडियन जूरिस्ट थे, स्कॉलर, बहुजन पॉलिटिकल लीडर थे। वो एक चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि एक
जो कि एक हिंदू मार कास्ट से बिलोंग करते थे। वो भी उन्हें भी अनटचेबल्स के जैसे ट्रीट किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू rid द सोसाइटी फ्रॉम द अब डॉक्टर अंबेडकर चाहते अब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि सोसाइटी में हरिजन्स की एक्सप्लॉइटेशन डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू rid द सोसाइटी फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हरिजन्स। मतलब जो हरिजन्स की एक्सप्लॉइटेशन से डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी को rid करना चाहते थे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी बॉम्बे में, जिसे बहिष्कृत हितकर्मी सभा के नाम से जाना जाता है। मॉरल और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए अनटचेबल्स की 1936 में अंबेडकर ने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की। उन्होंने डिमांड किया अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल, और उन्होंने रेंडर किया फ्री लीगल हेल्प टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। डॉक्टर अंबेडकर एक चेयरमैन उन्हें अपॉइंट किया गया था। एक चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो, उन्हें अपॉइंट किया गया था। और वो ना ही डाइड इन स्लीप। वो दिसंबर 6 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। वो सो रहे थे और उनकी सोते सोते डेथ हो गई थी उनके घर पे दिल्ली में दिसंबर 6 1956 को। महात्मा गांधी एक ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के। महात्मा गांधी ने प्रैक्टिस किया और एडवोकेट की नॉन वायलेंस और ट्रुथ इवन इन द मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशंस। मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न हुए थे हिंदू फैमिली में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। जब वो 18 साल के थे तो वो साउथ अफ्रीका गए थे फाइट करने के लिए ब्रिटिश सप्रेशन के अगेंस्ट। सिंस जब वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने ना डोमिनेट किया था इंडियन पॉलिटिक्स टिल हिज डेथ। ये पीरियड को गांधीयन एरा भी कहा जाता है। इंडिया में ही फर्स्ट एजिटेटेड अगेंस्ट द मिलिटियस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मोस्टली। मतलब इंडिया में वो पहले एजिटेटेड थे जो कि लैंडलॉर्ड्स के मिलिटियस के अगेंस्ट थे, मतलब ज़्यादातर ब्रिटिश। 1980 में चंपारण में उन्होंने हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया था 1932 में और उसे नाम दिया था एंड नेम इज़ जर्नल हरिजन। गांधी जी ने बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया और नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया एजुकेशन के लिए। थ्रू आउट हिज लाइफ गांधी जी डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी लड़ते थे और उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सोशल रिफॉर्म्स के इम्प्लीकेशन। पावरफुल मूवमेंट्स लेड की थी रिफॉर्मर्स ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। लोअर कास्ट इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करती थी एट नंबर ऑफ टाइम्स। जो लोअर कास्ट है महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि वो फाइट करेंगे अपर कास्ट के ऑपरेशन के अगेंस्ट में। ट्राइबल पीपल रोज इन डिफेंस ऑफ देयर राइट्स। ट्राइबल पीपल को भी चाहिए था मतलब वो अपने राइट्स का डिफेंस करें। पीपल्स पार्टिसिपेशन डेमोन्स्ट्रेशन में पब्लिक मीटिंग्स और मूवमेंट्स वीकन द कास्ट सिस्टम। अब जो लोगों का पार्टिसिपेशन था डेमोन्स्ट्रेशन में, पब्लिक मीटिंग्स थी और जो मूवमेंट थे इन मूवमेंट्स ने कास्ट सिस्टम को वीकन कर दिया था या आप कह सकते हो ख़त्म कर दिया था। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर कंट्री होगी। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है
एविल्स के अगेंस्ट में। जो अर्बन पीपल है इंडिया में वो लेस रिजिड है कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट सिस्टम के अबाउट देन द रूरल से। मतलब जो अर्बन पीपल है ना वो उन्हें कास्ट सिस्टम में कम है, वो लोग रूरल जो रहते हैं वो ज़्यादा हैं। द अर्बन पीपल इन इंडिया आर लेस रिजिड अबाउट द कास्ट सिस्टम देन द रूरल। जो सिटीज़ में लोग हैं वो एक दूसरे से मिंगल करते हैं। रूरल एरियाज़ के कुछ पार्ट्स में अभी भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वो करते हैं जो अनटचेबिलिटी पे होता है। इंडिया में several टाइम्स क्या होता है ना, इन several टाइम्स इन इंडिया वायलेंट क्लैशेस अकर ड्यू टू कास्ट टेंशंस। मतलब वायलेंट क्लैशेस होते हैं कास्ट टेंशंस की वजह से। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो कहीं भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो पर कमेंट नहीं करते कि कैसी लगी। लाइक तो कर देते हो या वो भी नहीं करते शायद। प्लीज़ करिए, लाइक भी करिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे ऐसी और कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। और आप लोग तो कमेंट में ये भी नहीं बताते कि मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए और आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। तो प्लीज़ मुझे बताइए, फॉरगेट मत कीजिए, मत छोड़िए कमेंट करना। ज़रूर कमेंट कीजिए, चाहे आपको वीडियो अच्छी भी लगे या फिर गंदी भी लगे। मतलब अच्छी लगे या गंदी लगे, कैसे भी लगे, मतलब गंदी का मतलब ये है कि अगर आपको समझ आए तो ठीक है वो भी बताइए, अगर ना समझ आए तो आपको बुरी लग सकती है। बट ऐसा मैं तो कोशिश करती हूँ कि आपको ना लगे बुरी, तो अच्छी लगे। वैसे आप मुझे कमेंट पे भी ज़रूर बताएं जिससे मुझे पता चल जाएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।